नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, योगी सरकार का दावा झूठा, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोग। यूपी पंचायत चुनाव में 135 की मौत, हाईकोर्ट ने पूछा क्यों ना कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की आपत्ति ठुकराई, कप्पन का इलाज दिल्ली में होगा। वैक्सीन की कमी से 18+ वालों का टीकाकरण मुश्किल, 2 राज्यों ने हाथ खड़े किए। अर्थी को कंधा देने वाले नहीं मिले तो साइकिल पर शव लेकर घूमता रहा बुजुर्ग। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का, इसलिए लेते हैं सबसे अहम खबर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही कहे कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की कमी की बात मीडिया से कहने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर सच इसके उल्टा है। मेरठ के 2 अस्पतालों में मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी से कुल मिलाकर 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 2 निजी अस्पतालों आनंद हॉस्पिटल में 3 और केएमसी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रेशर नहीं बना और मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली। आनंद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुभाष यादव ने ऑक्सीजन की कमी की बात मानी। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। उन्होंने कहा, हमें 400 ऑक्सीजन सिलेंडरों की रोजाना ज़रूरत होती है, लेकिन हमें 90 सिलेंडर ही मिल रहे हैं। मंगलवार को हमारी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई थी, इस वजह से अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ऑक्सीजन की कमी पर बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया। बेंच ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद और इतने सारे उद्योगों के होने के बावजूद यदि ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही है तो ये निहायत ही शर्मनाक है। बेंच ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। उसने लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और झांसी के सरकारी अस्पतालों को आदेश दिए कि वे दिन में 2 बार मेडिकल बुलेटिन जारी करें, जिसमें दिन भर की स्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में अराजक स्थिति है। अतीत की महामारियों से पता चलता है कि साधन संपन्न लोग तो बच जाएंगे, लेकिन गरीब लोग उपचार के अभाव में मारे जाएंगे। बहुत ही कड़ी टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार टिप्पणी की जा रही है। पहले भी उसने 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन की बात की थी, जिसको योगी सरकार ने कबूल नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट गई थी उनकी सरकार और उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन जो दावे योगी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, उनकी सरकार, उनके अधिकारी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ये बात सच से लाखों कोस परे है। योगी आदित्यनाथ खुद को साधु बताते हैं, वो गोरखपीठ के महंत हैं, मठाधीश हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े झूठ बोलने में उस्ताद भी हैं। और ये बात यहाँ पर साबित हो रही है, क्योंकि मेरठ में ही 6 लोगों की इस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है। ये तो रिकॉर्डेड हैं, लेकिन खबरें पूरे उत्तर प्रदेश से आ रही कि जगह जगह ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान सांसत में है या कई जाने गई हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। तो हालात उत्तर प्रदेश में बहुत ही ख़राब है और हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो कहना है, ये निहायत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही अक्षरशः सत्य है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत ही खस्ता हाल है, पूरा कोलैप्स कर गया है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं, पूरा गवर्नेंस भी कोलैप्स कर गया है। राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है सिवाय सच्चाई को ढकने के। वो श्मशान घाटों पर टीन की चद्दरें लगवाकर रोकती है खबरों को, अस्पतालों को धमकाकर रोकती है, मीडिया पर दबाव बनाती है और एक ये कि पैनिक फैलाने वालों को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, इस तरह की धमकियां देकर एक दहशत का वातावरण बनाकर चाहती है कि सच्चाई छुप जाए। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जो लगातार सच को सामने ला रहा है और सरकार पर दबाव बनाने
की पूरी कोशिश कर रहा है। सरकार को जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको सुधारने के लिए पूरा दबाव बना रहा है। तो ये जो मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात की है, उसने 6-7 बड़े शहरों के जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से इससे एक जवाबदेही तय होगी इन जगहों पर कि वास्तव में स्थिति क्या है। उन मेडिकल बुलेटिन में उन्हें बेड की भी संख्या बतानी पड़ेगी, उन्हें दवाई की स्थिति बतानी पड़ेगी, उन्हें ऑक्सीजन का स्तर या जो स्टॉक है उसके बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। और इससे उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार के जो बचे खुचे झूठ हैं वो भी उजागर हो जाएंगे। तो ये हाई कोर्ट या पूरी जुडिशरी अगर ठीक ढंग से काम करे तो क्या क्या हो सकता है, इसका एक उदाहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पेश कर रहा है। बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्ट ये कर रहे हैं, दिल्ली के, मुंबई के, मद्रास के, कोलकाता के तमाम हाई कोर्ट ने बड़े ही शानदार फैसले दिए हैं और इस मामले में हमारा सुप्रीम कोर्ट कहीं पीछे रह गया है। लेकिन अच्छी बात है, अगर हाई कोर्ट की पहल से और दबाव से राज्य सरकारें थोड़ा बेहतर काम कर सकें तो अच्छी बात होगी। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में लगे 135 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और जांचकर्ताओं की मौत की खबर पर तीखी टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवाने पर सफाई मांगी है। अदालत ने पूछा कि राज्य चुनाव आयोग, उसके वरिष्ठ अधिकारियों और कोरोना से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के बचे हुए चरणों में कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। ऐसा नहीं होने पर चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की और कहा, रिपोर्टों में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। ऐसा लगता है कि न तो राज्य चुनाव आयोग ने ही ना ही पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात लोगों को वायरस संक्रमण से बचाने के लिए कुछ किया। बता दें, कोरोना के ऐसे संकट में चुनाव कराना गांव-गांव कोरोना डिलीवर करने का एक साधन बन गया है, जरिया बन गया है, जिसके कारण हालात और बुरे होने वाले हैं क्योंकि गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है और जागरूकता की भी भयंकर कमी है। तो ऐसे समय में चुनाव कराना एक बहुत ही गलत फैसला था। हालांकि इस फैसले में हाई कोर्ट की भी एक भूमिका रही है, उन्होंने हरी झंडी दी थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा हाई कोर्ट ने कि आप अप्रैल तक चुनाव करा लीजिए। लेकिन उस समय जब ये डिलीवर किया गया था हाई कोर्ट का ये जजमेंट, तब हालात ख़राब नहीं थे। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो कोर्ट जाके इन इलेक्शन को रुकवा सकती थी, बीच में रुकवा सकती थी, लेकिन चूंकि उसको भी अपनी राजनीति इसमें दिख रही, इसके राजनीतिक फ़ायदे वो उठाना चाहती है, इसलिए उसने इसमें नहीं रोक लगवाई और जिसकी वजह से गांव-गांव में ये कोरोना फैल गया है। 150 के करीब मारे गए हैं और ये रिपोर्टेड हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए हैं और आगे चलकर ये संख्या और भी बढ़ जाएगी। तो अभी कुछ दिनों पहले मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा था कि आपके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये ठीक वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग भी अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है। उसने भी प्रोटोकॉल तोड़ने की खुली आज़ादी दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये सही है हाई कोर्ट का कहना कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली खबर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से कहा है कि गिरफ्तार मलयाली पत्रकार सिद्दीक कप्पन को दिल्ली भेजकर उनका इलाज करवाया जाए। कप्पन को हाथरस बलात्कार कांड की खबर जुटाने के लिए जाते हुए रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आतंकवाद निरोधी कानून समेत कई धाराओं में मथुरा जेल में डाल दिया गया था। अदालत ने बुधवार को कप्पन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वो कप्पन को एम्स या दिल्ली के किसी दूसरे अस्पताल में दाखिल करा के उनका इलाज करवाए। इलाज होने के बाद उन्हें फिर वो मथुरा जेल भेज सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश ने हमें एक पेशेंट की जगह कप्पन को एडजस्ट करना होगा, इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूं, लिहाजा आदेश करें। इस पर मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि
ये व्यवस्था आप खुद करें। बता दें, रविवार को कप्पन की पत्नी राहिया नाथ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कप्पन की जान खतरे में है। उन्होंने खत में लिखा था कि कप्पन बीमार हैं, उन्हें कोरोना हो गया है, वे कमज़ोर हैं और यकायक ज़मीन पर गिर पड़े, लिहाजा उन्हें अच्छे अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए। तो कप्पन की तरफ से न केवल उनकी पत्नी बल्कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी कोर्ट में गया हुआ है और इस पूरे मामले की सुनवाई करते समय 3 प्रमुख मामले आए हैं। इसके 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला तो ये कि वो बहुत बीमार हैं, उनको सही इलाज की ज़रूरत है और उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा ये कि वो जमानत के हकदार हैं और उनको जमानत मिलनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि ये पूरी जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है। तो हैबियस कॉर्पस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी राहत दी है कप्पन को, लेकिन असली सवालों पर अभी उस पर नज़र बनी रहेगी कि वो क्या करता है, क्योंकि योगी सरकार एन केन प्रकारेण कप्पन को जेल में बंद रखना चाहता है। हालांकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस मामला नहीं बनता है। केरल के तमाम पत्रकार संघ उनके साथ हैं, केरल की सरकार उनके साथ है और वहाँ के बहुत सारे सांसदों ने भी लिखकर कहा है कि उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। उनका कोई ऐसा अतीत का कोई जुड़ाव नहीं है, उनको ज़बरदस्ती PFI से जोड़ा जा रहा है, ISIS से जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह के फंसाने वाले करतब वो योगी सरकार बहुत करती रही है, उसी की एक कड़ी है। कप्पन के मामले में कहीं से कोई भी नकारात्मक खबर कभी सुनने को नहीं मिली है। ये पूरा मामला मनगढ़ंत मामला है। चार्जशीट ही बहुत ही खोखली है और पूरी चार्जशीट जो दूसरा बचाव पक्ष है उसको दी भी नहीं गई है। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, इंतज़ार रहेगा। लेकिन फिलहाल उन्हें एक छोटी सी राहत कप्पन को मिल गई है कि वो मथुरा की जेल में, जहां उनके साथ बदसलूकी भी की जा रही थी, उन्हें खाट के साथ चैन से बांध कर रखा जा रहा था, मारा पीटा भी गया है ऐसा कहा जाता है, और उनको चोट भी लग गई थी और बीमार तो थे ही। अगली खबर लेते हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा और इसके लिए आज से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा करने के लिए कुछ विशेष तैयारियों की ज़रूरत है, वो नहीं की गई है, या फिर ऐलान करना ही काफ़ी हो गया। कुछ राज्यों ने साफ कह दिया है कि वो 1 मई से युवाओं को टीका नहीं लगा पाएंगे। ऐसा फैसला वैक्सीन की सप्लाई में हो रही देरी के कारण करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार ऐसा करने वाला पहला राज्य है। उसने कहा कि वो 15 मई से ही 18 से अधिक की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू नहीं होगा। राजस्थान सरकार का कहना है कि उसने सीरम इंस्टीट्यूट को 3.5 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये कब मिलेगी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। राजस्थान सरकार ने भी ये आरोप भी लगाया है कि केंद्र की ओर से उन्हें लगातार वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही है। इसके अलावा असम में भी कई मंत्रियों ने 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने पर संदेह व्यक्त किए हैं। उनका ऐसा कहने के पीछे भी स्टॉक में वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। मणिपुर, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों का भी यही हाल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास शौक है टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में आकर एक बड़ी घोषणा करने का। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 1 मई से 18 से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों को भी टीका लगेगा। 18 से 45, क्योंकि 45 के बाद वालों को लग रहा था। लेकिन ये नहीं कोई तैयारी की गई केंद्र सरकार की तरफ से कि टीके लगाने की व्यवस्था क्या होगी, टीके कहाँ से आएंगे। जो पहले घोषणा की गई थी कि 45 के ऊपर की उम्र को लगेंगे, उनके लिए भी अभी तक टीकों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। कई राज्यों में तो ऐसा हुआ है कि 1 डोज के बाद रोक दिया गया है वैक्सीनेशन, क्योंकि जिनको दे दिया गया है टीका पहले उनके 2 डोज पूरे हो जाएं और तब अगर वैक्सीन आएगी तब उनको लगाए जाएंगे। तो वो अभियान भी अभी अधूरा ही अटका है और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया।
जाहिर है कोई तैयारी नहीं थी और हो सकता है इसके पीछे एक राजनीति भी हो कि राज्य सरकारों को के सिर पर मत्थे ये मर दो, और अगर नहीं होता है तो फिर उनको दोष दिया जाए कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया इसलिए हम कोरोना पर काबू नहीं पा पाए। तो ये एक बीजेपी की रणनीति, साजिश, आप जो भी कहना चाहें, हो सकती है इस सब के पीछे, क्योंकि ये भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में जब ज़्यादातर राज्य सरकारें कोरोना से जूझ रही हैं तो वैक्सीनेशन के लिए कैसे स्टाफ जुटाएंगी। पूरा जो मेडिकल स्टाफ है वो अभी कोरोना से लड़ाई में जूझ रहा है, बहुत सारे मेडिकल स्टाफ बीमार भी पड़ रहे हैं और एक बड़ी क्राइसिस वहाँ ऑलरेडी है। तो केंद्र सरकार ने इसके बारे में भी नहीं सोचा है और वैक्सीन की कमी तो है ही। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार का काम करने का ढंग क्या है और ऐसे समय भी वो सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। आज की अंतिम खबर लेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। खबर के मुताबिक एक 50 वर्षीय शख्स अपनी पत्नी के शव को साइकिल पर लेकर घूमता रहा, मगर कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो शव को कंधा दे देता। यही नहीं, गांव वालों ने शव का पड़ोस के श्मशान में दाह संस्कार तक नहीं करने दिया। ऐसा करने की वजह कोरोना का खौफ बताया जा रहा है। दरअसल जौनपुर जिले के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के अंबरपुर निवासी तिलकधारी सिंह की 50 वर्षीय पत्नी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने शव को घर भेज दिया, लेकिन कोई भी गांव वाला उस शख्स के घर नहीं पहुंचा। सब ने कोरोना का हवाला दे दिया। ये घटना 27 अप्रैल की है। शव की खराब होती हालत को देखते हुए पति अकेले ही पत्नी के शव को साइकिल पर रखकर गांव की नदी के किनारे दाह संस्कार करने चल दिया, मगर गांव के कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार भी रोक दिया। बाद में कोतवाली पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अंतिम संस्कार किया जा सका। तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक घटना है कि ऐसे समय में जब बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, शव को के अंतिम संस्कार के लिए दफनाना है, जलाना है, दूसरे धर्मों के लोग सहयोग कर रहे हैं। अगर हिंदू की मौत हुई है तो मुस्लिम सामने आ रहे हैं, मुस्लिम की मौत हुई है तो हिंदू मदद कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये एक मौत हुई है तो एक इस उम्र के व्यक्ति को, अपनी महिला को साइकिल में, आप देखिए किस तरह से उसने उसे रखा हुआ है और वो ले जाके घूम रहा है उसके अंतिम संस्कार के लिए। कितना दुखद है। और ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी के राज में, कि आदमी को जीते जी तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इलाज नहीं मिल रहा है, लेकिन अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी वो नहीं कर पा रही है। शव को जो अंतिम सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है और उनके घर वाले किस तरह से परेशान हो रहे हैं। ये टिप्पणी उन गांव वालों पर भी है जिन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। इतना खौफ ज़दा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी इंसानियत को भुला बैठें। तो ये बहुत दुखदाई है, बहुत ही शर्मनाक है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।